तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हरियाणा के भिवानी में एक जगह है कैरू, और इसी कैरू में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ थी, उनका एक बेटा जिसका नाम कृष्ण कुमार, उसकी बीबी मिंटू, एक बेटी भी थी लेकिन उसकी शादी हो गई। तो जो एक महिला थी जिसका नाम था पाना देवी, अपने बेटे अपनी बहू के साथ ठीक ठाक तरीके से यही रहा करते थे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। लेकिन इसी बीच 28 जुलाई को जो कृष्ण कुमार है अपनी बहन को फ़ोन करता है। बहन की शादी हो चुकी थी तो उसके ससुराल में फ़ोन करता है अपनी बहन को और बताता है कि कल रात में माँ का किसी ने कत्ल कर दिया। अब जैसे ही ये बात बहन सुनती है तो पहले तो बदहवास कि भाई ये क्या बोल रहा। उसके बाद अपने पति को बोलती है कि मेरी माँ का कत्ल हो गया। अब पति और उसकी बहन ये दोनों लोग पहुँच जाते हैं कैरू। पहुंचने के बाद तब तक पुलिस वालों का भी और आसपास के लोगों का भी तांता लग गया। उसके बाद जांच पड़ताल हुई। सबसे पहले तो ये मीडिया वालों ने भी शोर मचाया कि एक घर में इस हिसाब से कोई आता है, आने के बाद कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद सामान वगैरह लूट पाट के चला जाता है। पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही थी। आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल कि कहीं कोई गैंग तो नहीं आ गया। कुल मिला के पुलिस वालों के ऊपर कातिल को पकड़ने का ऐसा दबाव था कि पुलिस वाले भी दिनों रात मेहनत करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। सबसे पहले ये पता किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आसपास के इलाकों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब पुलिस वालों के पास ऐसे इनपुट्स रहते भी हैं जो समय समय पर उपयोग करते हैं। इसके बाद जब ये पता किया गया तो फिर उन लोगों से पूछताछ हुई, कड़ाई से पूछताछ हुई, लेकिन उन लोगों का हाथ नहीं आया। फिर ये पता किया गया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए थे। उनसे भी पुलिस वालों ने अच्छे से पूछताछ की, अच्छे से हर जगह मेहनत की, हर जगह कोशिश की पकड़ने की, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, वक्त गुजरता रहा। इसी बीच पुलिस वालों को जब ये लग गया कि जो कातिल है उसको इस तरह से पकड़ना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ये भी लगने लगा कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, आसपास के इलाकों में पता कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, यानी हर पुलिस वाले का जो अपना अंदाज होता है कि इतने तक करने के बाद कातिल या फिर जो लूटपाट करने वाला पकड़ा जाएगा। यहाँ तो पुलिस वालों ने अपने सारे घोड़े खोल लिए। जितना जहन दिमाग वो लगा सकते थे उतना दिमाग उन्होंने लगाया। लेकिन जब कहीं से भी कुछ पता नहीं चला तो फिर पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर का ही कोई सदस्य शामिल हो। अब घर के सदस्य में कौन? एक बेटा एक बहू, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे और बहू का ही हाथ हो। अब पुलिस वाले गुपचुप तरीके से आसपास के इलाकों में, यानी उस घर के आसपास के लोगों से ये पता करते हैं कि इस महिला का, जो मरने वाली महिला है पाना देवी, उसका उसके बहू और उसके बेटे से कैसा संबंध था, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात पता करते हैं तो जो चीज़ पता चली वो यही थी कि जो बेटा है उससे तो संबंध अच्छा था, क्योंकि हर माँ बेटे का संबंध अच्छा होता है। लेकिन जो कहीं ना कहीं बहू है उससे लड़ाई अक्सर होती थी। अब बहू से लड़ाई होती थी तो पुलिस वालों ने फिर बहू को उठा लिया। उठाने के बाद जब बहू से पूछताछ की तो बहू ने भी अपना मुंह खोला। उसके बाद जो बेटा है वो भी गिरफ्तार हो गया। अब बेटे और बहू दोनों पुलिस वाले के सामने बैठे हैं। पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में जो कहानी निकल के सामने आई उस कहानी के हिसाब से जो ये पाना देवी थी, इसने एक भैंस पाली थी। भैंस अच्छा खासा दूध देती थी, उसके अच्छे दाम मार्केट में मिल रहे थे। बहू चाहती थी कि ये भैंस बेची जाए, जो पैसे मिले उससे पति के काम धंधे में लगाया जाए, यानी उसके बेटे के। माँ चाह रही थी कि जो ये भैंस है इसके दूध को वो महीने के रूप में बेचे ताकि हर महीने इनकम हो। एक इनकम ऑफ सोर्स थी वो भैंस। इधर बहू सास में झगड़ा होता ही रहा। इधर पता चला कि जो माँ है उसके पास कुछ उसके पुराने समय के गहने भी रखे हुए हैं। अब इधर बहू सास में झगड़ा, इधर गहने भी, इधर पैसे का भी मामला। तो फिर जो बहू थी पाना देवी, उसने अपने पति यानी इस महिला के बेटे कृष्ण कुमार को एक तरह से ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि माँ को रास्ते से हटा देते हैं, भैंस भी हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, इधर ये जो गहने वगैरह हैं इनको भी हम बेच लेंगे तो कुछ काम धंधा बढ़ जाएगा। बेटा भी थोड़े टाइम बाद मान जाता है। मानने के बाद फिर प्लान होता है और 28 तारीख की शाम को जब बहू से झगड़ा होता है फिर से, तो फिर रात में ही जो बेटा और बहू हैं दोनों मिल के जो पाना देवी है उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करते हैं। हमला करने के बाद उसका कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद जो गहने वगैरह थे उनको लूट के रख लेते हैं। अब जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चली
तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मामले की पैरवी कौन करे। यहाँ तो परिवार में जितने लोग हैं, बेटे और बहू, 2 ही लोग थे, दोनों ने ही कत्ल किया, तो फिर वादी पक्ष किसको बनाया जाए। अब इस मामले में जब बेटी को पता चला कि उसके ही भाई ने कत्ल किया है, सुमन जिसका नाम था, तो फिर सुमन आगे आती है, अपने भाई अपनी भाभी के ऊपर मुकदमा लिखवाती है। साथ ही इस समय अपनी माँ के कत्ल का मुकदमा लड़ रही है और मामला भी कोर्ट के अधीन है। तो गजब गजब के लोग हैं आज के टाइम में। अक्सर पहले ये कहा जाता था कि कुछ भी हो, एक बेटा एक माँ का कत्ल नहीं कर सकता, माँ बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र है, सबसे ऊपर है। लेकिन आज की इस घटना ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। तो एक अजीब सी खबर थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को अगर आप ठीक से समझेंगे और जब आप सुनेंगे ध्यान से, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कातिल है आपको उससे हमदर्दी भी होगी, आपको उससे लगाव भी होगा। लेकिन कातिल है तो फिर आपको ये भी लगेगा कि अगर इसने कत्ल किया तो इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही फिर मन में आएगा कि इसने जो कत्ल किया है मजबूरी में किया, शायद इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो आज की कहानी को सीधा सीधा शुरू करते हैं। और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला रामगढ़, और इसी रामगढ़ ज़िले में एक थाना लगता है, कापू थाना। और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, बंधनपुर गांव। दरअसल इसी बंधनपुर गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे रामरतन चौहान। उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद एक बेटी हुई, बेटी होने के बाद एक और बेटी हुई। अब जैसे ही बेटियां थोड़ी सी बड़ी हुई, उनकी जो पत्नी थी उनका देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। तो कहीं ना कहीं अब जो दोनों बेटियां थी उनकी जो जिम्मेदारी थी रामरतन चौहान पे आ गई। अब रामरतन चौहान पे जिम्मेदारी आई तो रामरतन चौहान जो थे बाकायदा अपनी बेटियों की जिम्मेदारी उठाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बेटियां बड़ी होती हैं, फिर उनकी शादी की भी चिंता रामरतन चौहान को सताने लगती है। रामरतन चौहान जैसे तैसे करके एक एक पैसे जोड़ के अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद बड़ी बेटी विदा हो गई, अब घर पे छोटी बेटी बची। अब जैसे ही छोटी बेटी बची तो कहीं ना कहीं बोझ भी हल्का हुआ। अब अपनी बेटी के साथ जो पिता थे रामरतन चौहान रहा करते थे। जो बेटी टिकली थी वो भी अपने पिता का ख्याल रखती, खाना वगैरह बनाती, अपने पिता की हर संभव मदद करती, जो कुछ पिता कहते उसको करती। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। लेकिन इसी भी 27 तारीख को जो टिकली थी यानी रामरतन चौहान की बेटी, रामरतन चौहान जब घर पे आते हैं तो आने के बाद देखते हैं कि जो उनकी बेटी है वो गायब है। अब शाम का वक्त था तो बेटी गायब, तो थोड़ा सा परेशान भी हुए कि कहाँ चली गई। अब उसको आवाज़ देते हैं तो आवाज़ भी नहीं सुनती, और परेशान। उसके बाद फिर उसको खोजने निकलते हैं इस उम्मीद में कि आसपास कहीं होगी किसी के घर पे। अब लगभग रात के 9 बज चुके थे। जो रामरतन चौहान है इधर उधर खोज रहे हैं, कभी पड़ोसियों से पूछ रहे हैं, कभी किसी और से पूछ रहे हैं। लेकिन तमाम पूछताछ में, तमाम छानबीन में कहीं से भी उस लड़की का यानी उस टिकली का पता नहीं चला। पिता बदहवास एकदम अपनी बच्ची को खोज रहा। अब गांव के लोग भी सुन रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे आगे आ रहे हैं खोजने के लिए कि जवान लड़की कहाँ घर से चली गई। बहरहाल लगभग रात के 12 बज गए, बेटी को खोजा जा रहा, बेटी का कुछ भी पता नहीं। अब धीरे धीरे गांव के लोग भी अपने अपने घरों में जा रहे हैं। जो बाप है बेचारा बदहवास अपनी बच्ची को खोज रहा। लगभग सुबह हो गई। सुबह होते ही जो पिता थे, अब तक रात भर में उन्होंने हर एक घर में खोजबीन कर ली थी। सुबह होने के बाद उनका जो दायरा था गांव से थोड़ा सा आगे निकला, आसपास के इलाकों में भी खोजने लगे। और जैसे ही आसपास के इलाकों में खोजते हैं तो एक गड्ढे के पास उनको अपनी बच्ची की लाश मिलती है। अब जैसे ही गड्ढे के पास लाश मिली तो सबसे पहले तो चीखते हैं। चीख पुकार सुनने के बाद गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गाँव वालों में भी कौतूहल मचा। किसी ने उनसे कहा कि आप थाने जाइए, थाने में कंप्लेन कीजिए कि आपकी बच्ची का कत्ल हो गया, ताकि जो कातिल है वो पकड़ा जाए। पिता को भी ये बात समझ में आ गई। जो छोटे रामरतन चौहान थे वो पहुंच जाते हैं कापू थाना। थाने में पहुंचने के बाद बताते हैं कि साहब मेरी बच्ची का कत्ल हो गया, कोई ऐसा था जिसने रात में मेरी बेटी का कत्ल कर दिया। इसके बाद पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंची। पहुंचने के बाद बॉडी को कब्जे में लिया गया। अब बॉडी को जब कब्जे में लिया गया तो उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई। इधर जांच पड़ताल शुरू। तो फिर सबसे पहले तो रामरतन चौहान से पूछा गया कि क्या हुआ था उस दिन। अब जब रामरतन चौहान से पूछा गया तो रामरतन चौहान वही सारी कहानी बताते हैं कि साहब मैं किसी काम से बाहर था, बाहर से लगभग रात के 8-8 बजे लौट के आया। आने के बाद देखता हूँ कि बेटी घर से गायब। उसके बाद मैं ढूंढने निकलता हूँ, आसपास के लोगों से पूछा, इधर उधर खाक छानी, लेकिन जब कहीं से मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं चला
फिर मुझे लगा कि अब खुद ही जाके इधर उधर देखना चाहिए। देखते देखते सुबह हो गई और सुबह मैं इस गड्ढे के पास पहुंचता हूं तो मुझे यहाँ से डेड बॉडी मिलती है। यही सब सारी चीज़ें हुई थी। अब पुलिस वाले जैसे ये बात सुनते हैं तो फिर पुलिस वाले एकदम अचंभे में कि एक लड़की अपने घर से गायब हुई। गायब होने के बाद फिर अचानक से उसकी लाश मिली। अब पुलिस वाले हों या चाहे हम आप हों, सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ आई कि कहीं इस लड़की का किसी से अफेयर तो नहीं था। चूँकि अफेयर होगा तभी वो रात में किसी के साथ गई होगी मिलने या फिर कोई और बात, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा, उसी की वजह से कत्ल हुआ होगा। पुलिस वालों की जो जांच का दायरा था बस इसी एक थ्योरी के आसपास भटक रहा था कि इसका कत्ल इसके प्रेमी ने या फिर इसके बॉयफ्रेंड ने किया होगा, इसका किसी से अफेयर रहा होगा, इसी अफेयर के चलते इसको उसने बुलाया होगा, बुलाने के बाद मार दिया होगा। बहरहाल पुलिस वालों के सामने जब ये बात दिमाग में आती है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा तो पुलिस वाले फिर ये पता करते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड कौन था। अब पता करें तो सबसे पहले पता किससे करें? सबसे पहले पिता से पूछा गया कि क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड था। पिता कहता है कि नहीं, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरी बिटिया बड़ी अच्छी थी। फिर आसपास के लोगों से पूछा गया कि क्या इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था। अब एक लड़की जो मर गई हो, जिसकी डेड बॉडी अभी 1-2 दिन पहले ही मिली हो, उस लड़की के बारे में कौन ही ऐसी बात बोलेगा। बहरहाल गांव वाले भी मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं कि पिता भी कह रहा, गांव वाले भी कह रहे हैं, तो फिर जब बॉयफ्रेंड नहीं था तब कातिल कौन है। अब जब पुलिस वालों को ये पता चला आसपास के लोगों से कि इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, तब कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी अब चकरा गए कि मर्डर करने की वजह क्या रही होगी। अब जब पहली थ्योरी फेल हुई तो पुलिस वालों को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रामरतन चौहान है, क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं है, जो भी बच्ची है ये लड़की बच्ची है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी के लालच में किसी ने इस लड़की का कत्ल कर दिया हो। अब जैसे ये थ्योरी निकल के सामने आई तो फिर ये पता किया जाने लगा कि इसके रिश्तेदार कौन कौन है। रिश्तेदार में महज आसपास के कुछ पटीदार लोग निकले, साथ ही एक बेटी निकली जो भी जिंदा थी, एक दामाद, यही सारे लोग निकले। अब ये चीज़ें जब चलती रही, पुलिस वाले अब एक एक लोगों से पूछताछ कर ही रहे थे, एक एक लोगों से छानबीन कर रहे थे, गांव में भी, आसपास के इलाकों में भी, जहाँ जहाँ इस लड़की का आना जाना था उन सब लोगों से भी, न जाने कितने लोगों से पूछताछ की। लेकिन इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब पुलिस वालों ने पढ़ा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ निकली जिसे देखने के बाद पुलिस वाले एकदम से सन्न रह गए। इधर गांव वाले भी सन्न रह गए, आसपास के लोग भी सन्न रह गए। दरअसल इस रिपोर्ट में लिखा था कि ये लड़की जो है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट। अब जैसे ये बात पता चला तो पुलिस वालों को तो पहले पिता और गांव वालों पे डाउट हुआ कि प्रेग्नेंट है तो इसका कोई ना कोई तो बॉयफ्रेंड होगा। अब बॉयफ्रेंड है तो घर वालों ने तो मना किया, ये तो समझ में आता है, चूँकि हो सकता है उन्हें ना पता हो, लेकिन गाँव वालों ने क्यों मना किया। बहरहाल पुलिस वालों को समझते देर नहीं लगी कि चाहे गाँव वाले हों चाहे घर वाले हों, महज इस लड़की की इज्जत बचा रहे हैं। इसीलिए पुलिस वाले उनके रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं। अब पूछताछ करते हैं तो पूछताछ के दौरान एक शख्स था जिसका नाम था छोटे लाल। उसने बताया कि जिस समय लड़की घर से बाहर निकली थी, मैंने देखा था कि उसी के पीछे पीछे इसका पिता भी निकला था। अब जैसे ही ये बात ये शख्स बताता है, बताने के बाद पुलिस वालों को भी अब सारी कहानी लगभग समझ में आ गई। पुलिस वाले अब उसके पिता को उठाते हैं, यानी रामरतन चौहान को। उठाने के बाद अब पूछताछ करते हैं। पूछताछ चूँकि अब 5 से 6 दिन तक पुलिस वाले भी लगातार इधर से उधर भटक रहे हैं। कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा, कभी किसी और से पूछताछ हो रही। जो बयान शायद छोटे लाल को पहले दे देना चाहिए था, वो बयान लगभग 5 दिन बाद तो छोटे लाल दिया। फिर क्या था, पुलिस वाले भी लगभग थक चुके थे। बिना टाल मटोल किए, बिना देर किए अब उसके पिता से एकदम सख्ती से पुलिसी अंदाज में जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में उसने फिर अपना मुंह खोला। खोलने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे कि ये शख्स जो है ये दोषी है या पीड़ित है, और आप खुद बताइएगा कि क्या है। दरअसल इसकी जो बेटी थी टिकली, इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था बीके यादव। बीके यादव बेहद गरीब परिवार से। इधर ये लड़की ठीक ठाक पैसा था, ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी। उसके बाद ये लड़की उस लड़के के प्यार में पागल। हाई स्कूल से ही उसके प्यार में पड़ गई। उसके बाद लगातार 2-3 सालों से ये रिलेशन में थी। हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, ग्रेजुएशन के टाइम तक तो एकदम बेहद प्यार में पागल हो गई। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी हुआ। फिजिकल रिलेशन का जो नतीजा हुआ कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब जब प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट होने के बाद ये बीके यादव से कहने लगी कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो अब तुम मुझसे शादी कर लो।
अब शादी की बात जैसे बीके यादव सुनता है तो फिर वो तो बदहवास कि मेरे पास तो रहने को घर नहीं, मैं इससे शादी क्यों करूँ, और मैंने तो इसको गर्लफ्रेंड मैच मौज मस्ती के लिए बनाया था, टाइम पास के लिए, शादी का तो मेरा कुछ इरादा नहीं। अब बीके यादव अपनी पिंड छुड़ाने लगा। अब इधर लड़की प्रेग्नेंट है तो वो भी एकदम घबरा जाती है, एकदम जिद पे अड़ जाती है कि नहीं अब तुम मुझसे शादी करो। बहरहाल ये झगड़ा है, ये लड़ाइयाँ इन दोनों के बीच अक्सर अब फ़ोन पे होने लगी। लगभग 27 तारीख तक तब भी गलीमत थी कि ये झगड़ा ये लड़ाई फ़ोन पे ही होती थी, लेकिन 28 तारीख को कि लड़की जब जान जाती है कि ये लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा तो फिर गुस्से में ये उससे मिलने पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। लड़का भी उससे मिलने आता है, लेकिन जैसे ये फ़ोन पे बात कर रही थी और गुस्से में अपने घर से निकली तो इसका पिता भी उसकी बातों को सुन लेता है, यानी जो रामरतन चौहान था, और सुनते हुए पीछा करते हुए महज ये देखने के लिए कि आज मेरी लड़की जाती कहाँ है। इसका आइडिया था कि आज मैं उस लड़के को रंगे हाथ पकड़ूंगा और उसकी पिटाई कर दूंगा। इसी उम्मीद के साथ ही अपनी बेटी की पीछे इधर उधर जाता है। अंत में ये जो लड़की थी टिकली चौहान उस बीके यादव से मिलती है। मिलने के बाद उससे कहती है कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया, प्रेग्नेंट करके तुम पीछे हट रहे हो। अब जैसे ही ये लाइन पिता सुनता है तो पिता के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मेरी बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मेरी कितनी बदनामी, मेरी कितनी थू-थू हो जाएगी। इसके बाद पिता चुपचाप सुन रहा है, जैसे तैसे करके अपने गुस्से पे काबू पा रहा। इधर बीके यादव भी लगातार झुंझुला रहा, झिटक रहा कि जो कुछ हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम खुद मेरे पीछे पागल थी। अब लड़की लगातार जिद कर रही है, बहस लगभग 15 मिनट से चल रही। जो पिता है पीछे से छुप के सुन रहा, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो पिता वहाँ से उठता है। उठने के बाद निकलता है और अपनी बेटी को पकड़ के खींच के घर लाने लगता है। अब जैसे ही खींच के घर लाने लगता है तो जो बेटी है अपने बाप को झिटक के कहती है मुझे आपके घर नहीं जाना, मुझे बीके यादव के साथ रहना। अब जैसे ही ये बात पिता सुनता है तो पिता को तो एक तरह से गहरा सदमा लगता है कि मेरी बेटी किस लेवल पे हो चुकी है कि एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से मेरे सामने जबान लड़ा रही है। पिता को भी गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद अपनी बेटी को खींचने लगता है। खींचने के दौरान जो दुपट्टा है वही पकड़ के खींचता है, वो गले में फंस जाता है। फंसने की वजह से चूँकि फिसलन थी तो बेटी गिरती है। गिरने के बाद भी पिता खींच रहा, ऊपर से बेटी से कहता है उठो चलो, बदनामी मत करवाओ। लेकिन वो जब नहीं मानती तो फिर कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। इसी बात पे पिता गुस्से में आता है, अपने बेटी का गला दबाने लगता है। मौके को समझते हुए, मौके की नज़ाकत को देखते हुए जो बीके यादव था वो भी इस रामरतन चौहान की मदद करने लगता है। यानी जो प्रेमी था वो और पिता दोनों मिलके उस लड़की का वहाँ पे गला दबा के कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद फिर अब कत्ल हो गया तो अब क्या करें, फिर ये दोनों लोग मिलके उस डेड बॉडी को उस गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद बीके यादव से पिता कहता है तुम भाग जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा, बस कहीं मुंह मत खोलना कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी। पिता घर में आता है। आने के बाद फिर खोजने का नाटक करता है, फिर पड़ोसियों से कहता है। लेकिन इसी दौरान जब पिता गुस्से में जा रहा था तो छोटे लाल ने कैसे उसको देख लिया ये समझ पिता नहीं पाया, और यहीं से लगभग 5 दिनों बाद ये पूरी कहानी निकल के सामने आई। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस कहानी में कहीं ना कहीं आपको जो पीड़ित है, यानी जो कातिल है, आपको लगेगा कि वो पीड़ित है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जान से बड़ी कभी कभार इज्जत की कीमत हो जाती है। लेकिन कत्ल तो कत्ल है तो सज़ा भी मिलनी है। लेकिन जब ऐसे मामले निकल के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो कातिल होता है, एक मजबूर बाप, उससे हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिंपैथी हो जाती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी को यहीं ख़त्म करूँगा। लेकिन कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे।